मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है कि किसमें हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज के बारे में डिस्कशन। और वो सब्जेक्ट हम लोग का जो है वो है समाजशास्त्र। देखिए, बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन रहेगा कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा आप लोग को देखना है। और यदि इस वीडियो को ड्यूरेशन थोड़ा सा भी आप लोग के लिए कहीं पर भी हेल्पफुल लगेगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th के वे बच्चे जो कि समाजशास्त्र को लिए हुए हैं वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे और उसके साथ ही साथ इसे शेयर भी ज़रूर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन को हम लोग। डिस्कशन देखिए, पहला हम लोग का प्रश्न जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। प्रश्नों की सीरीज को हम लोग। और देखिए डिस्कशन, आप लोग को लगभग ये 10 बजने वाले हैं रात्रि के। और आप लोगों के लिए सेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्नों का संग्रह जो कलेक्ट करके दिया जा रहा है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और निश्चित तौर पर आप लोगों को ये लाभान्वित जरूर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। पहला देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई कब पारित हुआ और इसका क्या तात्पर्य है। देखिए, आरटीआई डिविजन जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि बड़ा चर्चा में भी ये प्रश्न हमेशा रहता है। और आरटीआई जानते हैं कि हर चीज़ों में आरटीआई का आजकल बड़ा चक्रे चल दिया है, नहीं कि आरटीआई के तहत ये काम कर लीजिए वो काम कर लीजिए। तो और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आप लोग को एक बात और बता दूँ डिस्कस की, ये जो क्लास ये आज की है हम लोग की, ऐसा नहीं केवल यूपी बोर्ड के लिए। देखिए, यूपी बोर्ड का तो ये चैनल है क्योंकि यूपी बोर्ड के भारत के यूपी राज्य के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले का यह चैनल है। लेकिन डिस्कशन से इस पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज होती है वो बिहार बोर्ड के बच्चे हो गए, उत्तर प्रदेश बोर्ड के हो गए और उसके साथ ही साथ आपके उत्तराखंड बोर्ड के बच्चे हो गए, मध्य प्रदेश बोर्ड के हो गए। तो इस प्रकार से सेशन का तैयारी किया जाता है जिसमें कि सभी राज्यों को कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके साथ ही साथ हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम की भी महत्वपूर्ण जो लेक्चर होते हैं, महत्वपूर्ण जो नोट्स रहते हैं उन पर पूरा काम होता है। तो लेसन खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी इससे लाभान्वित जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई क्या हुआ था, सूचना का अधिकार अधिनियम जो था 15 जून 2005 को क्या हुआ था, पारित हुआ था। कब हुआ था डिस्टेंस याद रखिएगा, 15 जून 2005 को। और 12 अक्टूबर 2005 से ये लागू हुआ। ये देखिए याद रखिएगा, जो लागू होने वाला डेट है और पारित होने वाला डेट है दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। सूचना का अधिकार नियम जो था वो 15 जून 2005 को पारित हुआ था, जबकि लागू कब हुआ था, 12 अक्टूबर 2005 को। यह एक ऐसा कानून जिसमें क्या किया गया, अंतर्गत भारतीय नागरिकों को सरकारी अभिलेखों तक पहुंचने का अधिकार दिया गया। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी जिसमें क्या किया गया, भारतीय नागरिक जो रहेंगे वो क्या करेंगे, सरकारी अभिलेख जो होंगे वहां तक भी आसानी से उनकी पहुंच बनेगी और उनको ये पूरी चीज़ें व्यवस्थाएं जो मिल जाएंगी। ये बातें हो रही हैं तो कैसे हो रही हैं, ये काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। अर्थात भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता है इस योजना के तहत। तो इसमें देखा जाए तो एक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से ये प्रभावित भी किया। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना क्या करेगा, प्राप्त कर लेगा। और ये जिस अधिनियम के तहत प्राप्त करेगा डिविजन, उसका नाम था सूचना का अधिकार अधिनियम। ठीक है, इसे हम लोग आरटीआई के नाम से जानते हैं। ये पहला ही प्रश्न जो था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं अब समाजशास्त्र के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में हम लोग डिस्कशन दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को देखिए आज के महत्वपूर्ण सेशन में किसको शामिल किया गया है। पहले दूसरा हम लोग का प्रश्न जो है जनसांख्यिकी लाभांश। जनसांख्यिकी लाभांश से आप क्या समझते हैं। देखिए, जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है, किसी देश की कार्यशील जनसंख्या का पराश्रित अनुपात और कार्यशील जनसंख्या से अधिक हो तो उसे जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं। सामान्यतः जनसांख्यिकी लाभांश जनसंख्या में काम न करने वाले पराश्रित लोगों की तुलना में कार्यशील लोगों के अनुपात में वृद्धि के फलस्वरूप प्राप्त होता है। देखिए, जनसांख्यिकी लाभांश, जनसांख्यिकी का मतलब जो जनसंख्या है टोटल, जो उनका लाभांश किस प्रकार से मिलेगा। भाई जाहिर सी बात है, जनसंख्या में काम न करने वाले पराश्रित लोगों की तुलना में क्या होगा, कार्यशील लोगों के अनुपात में वृद्धि होती है। तो उससे ये नोटिफिकेशन जो चीज़ें मिलती हैं, जो अनुपात मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं जनसांख्यिकी लाभांश बोलते हैं। ठीक है ना, जो अनुपात में क्या होता है, वृद्धि को देखा जाता है, तो उस अनुपात में जो वृद्धि देखने को मिल जाता है इसको जो दर्ज किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, जनसांख्यिकी लाभांश के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, ये आप लोग का प्रश्न संख्या 2 है डिस्कस और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में एक है। ठीक है, प्रश्न देखिएगा डिस्कस, जितने भी प्रश्नों को शामिल किया गया सभी के प्रश्न जो सभी के सभी प्रश्न हैं वो एक से बढ़कर एक हैं और निश्चित तौर पर और यहाँ से आपके एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना पूरी बनी हुई है इन प्रश्नों की। और थोड़ा सा भी यदि हेल्पफुल लग रहा है डिस्कस सेशन तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की।
डीजे सर का कहना है इस चैनल से रेगुलर पढ़ते रहना है। तो डिस्टेंस जाड़े का दिन आया है, ठंडी आपकी बढ़ गई है। 2 से 3 महीने का समय आप लोगों का कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और रेगुलर स्टडी आप लोग कीजिए क्योंकि बिल्कुल भी आप लोग के पास समय नहीं है। ये मान कर स्टडी कीजिए डिस्टेंस, और लगभग 2 घंटे आप लोग को समय डीजे सर चैनल पर भी रेगुलर देना पड़ेगा। 1 से 2 घंटे का अगर समय आप निकाल लेते हैं डिस्टेंस, तो समझ लीजिए गजब का ये प्रॉफिट देगा चैनल आप लोग को, जिसका नाम है डीजे सर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, गानों का रिमिक्स बजाने वाला डीजे नहीं, बल्कि लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हम लोग का है क्या, देखिए यहाँ पर सहभागी लोकतंत्र क्या है। सहभागी लोकतंत्र में अगर हम लोग चले, यहाँ पर देखिए सहभागी लोकतंत्र के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो सहभागी लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें क्या करते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए किसी समूह या समुदाय के सभी सदस्य का एक साथ भाग लेते हैं। सहभागी लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, इसमें सभी समूह या समुदाय के सभी सदस्य क्या करते हैं, एक साथ भाग लेते हैं। किसमें भाग लेते हैं, सहभागी लोकतंत्र में। तो उसे ही हम लोग बोलते हैं सहभागी लोकतंत्र। सहभागी लोकतंत्र क्या होता है डिस्टेंस, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए किसी भी समूह या समुदाय के सभी सदस्य क्या करते हैं, एक साथ भाग लेते हैं। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि उसमें सभी लोगों की सहभागिता होती है, ठीक है ना। तो उसे ही हम लोग बोलते हैं सहभागी लोकतंत्र। ये निश्चित तौर पर क्या होता है, उसमें सभी लोग अपना योगदान देते हैं, अपने मत रखते हैं, अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस जितने भी प्रश्नों को शामिल किया गया सब एक से बढ़कर एक है, तो फटाक से दबा दीजिए लाइक का बटन आप लोग डिस्टेंस। किन कारणों से भारतीय महिलाएं आज भी भूमि की मालिकाना हक से वंचित हैं। देखिए उत्तराधिकार के नियमों और पितृवंशीय नारीदारी व्यवस्था के कारण भारत के अधिकांश भागों में महिलाएं जमीन की मालिक नहीं होती। देखिए उत्तराधिकार के नियम में जो बताया गया, देखिए उत्तराधिकार का जो नियम कुछ बनाया गया डिस्टेंस, उसके तहत भी होता है। और दूसरी जो बात होती है पितृवंशीय नातेदारी जो हो गया, पितृवंशीय नातेदारी का मतलब होता है जो पिता पर विशेष रूप से देखा जाए, विशेष जो आधारित होती है ना, पितृवंशीय नातेदारी व्यवस्था के कारण क्या होता है, भारत के अधिकांश भागों में महिलाएं आज भी जो है जमीन की मालिक के रूप में देखा जाए तो एक तरीके से उनको नहीं बनाया जाता है, तो नहीं किया जाता, कम किया जाता। देखिए इसके प्रावधान के लिए भी बहुत से तरीके से व्यवस्थाएं बनाई गई ताकि लोगों के अंदर रुझान आए। रजिस्ट्री कम लगता है, पैसा उसमें बचता है, सेविंग होता है, तो इसलिए तरीके से लोग धीरे धीरे अब क्या कर रहे हैं, लोग रुचि ले रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब यहाँ पर 5वें प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और निश्चित तौर पर समाजशास्त्र का ये आज का जो महत्वपूर्ण सेशन है ये आप सभी लोगों को लाभान्वित जरूर करेगा। तो खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी लाभान्वित कीजिए। और जो डिस्टेंस ये चैनल है डीजे सर, इसके बारे में सभी लोगों को जरूर बताइए, क्योंकि याद रखिएगा डीजे सर का कहना है इस चैनल का लिंक भी अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। यदि ज़्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा, ठीक है। इतना काम तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा डिस्टेंस। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। विश्व को सामाजिक आंदोलन ने किस प्रकार बदला। विश्व को सामाजिक आंदोलन ने किस प्रकार बदला। सामाजिक आंदोलनों का भी रिलेशन देखिए क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि सामाजिक आंदोलन जो होता है उसमें समाज के कई वर्गों के लोग जो होते हैं उस आंदोलन में भाग लेते हैं। विश्व के समाजवादी आंदोलनों ने अश्वेत लोगों के समान अधिकार के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष ने विश्व को मौलिक रूप से बदल दिया। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जानते हैं आप यहाँ पर डिस्टेंस हम लोग का समझिए भारतवर्ष में कितने प्रकार की समस्याएं आप लोगों को देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, लेकिन कम से कम अभी ये चीज़ें हैं। क्या चीज़ें हैं कि रंग भेद की जो बात होती है, रंग भेद की बात हो गई, जो अश्वेत श्वेत और श्वेत वाला लफड़ा है, कम से कम इससे लोग बचे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है और बड़ा प्लस पॉइंट है कि विश्व को सामाजिक आंदोलनों ने बदला है। तो यहाँ पर सामाजिक आंदोलन देखा जाए तो जो वहाँ पर ओलंपिक वाला गेम हुआ था ना, तो वहाँ पर देखिए मैक्सिको ओलंपिक गेम वाले में जो हुआ था, तो वहाँ पर कितना हुआ था बड़े लेवल पर, तो वहाँ पर रंगभेद वाला हो गया। दक्षिण अफ्रीका में देखिए महात्मा गांधी जी ने भी देखिए उसमें नेल्सन मंडेला जी के साथ मिलकर कितना महत्वपूर्ण अपना कार्य किया था। तो और अमेरिका में नियमित तौर पर देखते हैं हम लोग, हमेशा पेपरों में सुनते रहते हैं कि अश्वेतों ने श्वेतों को पीटा, श्वेतों ने अश्वेतों को पीटा। तो ये दिवस हमेशा से होता आया है, और रंग भेद का मसला बड़ा खतरनाक है। और ये विश्व में सामाजिक आंदोलनों के रूप में ये भी कहीं ना कहीं से क्या था, ये इसके विरुद्ध भी कार्य किया गया। अब तो धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से देखते हैं कभी कभी ऐसी घटनाएं जो होती हैं वो शर्मनाक होती हैं, शर्मसार भी कर देती हैं कभी कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 6 की ओर।
जब हम लोग बढ़ते हैं डिविजन यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 6 की ओर, तो देखिए प्रश्न संख्या 6 जो हम लोग का, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्तमान को समझने के लिए अतीत का होना आवश्यक है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है डिविजन, बहुत ही पॉपुलर है। और ये तो सामाजिक विज्ञान के लिए ही नहीं, बल्कि ये समाजशास्त्र के बच्चों के लिए नहीं, बल्कि इसके बारे में तो हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए कि वर्तमान को समझने के लिए अतीत का होना आवश्यक है। क्या इसका मतलब है, क्या इसका अर्थ है, क्या पुष्टि निकल कर आती है? देखिए क्या होता है डिस्टेंस, वर्तमान को समझने के लिए यह आवश्यक है कि उसके अतीत के कुछ पक्षों की भी जानकारी अनिवार्य रूप से हो। अतीत का यह ज्ञान किसी भी व्यक्ति या समूह या फिर भारत जैसे पूरे देश को जानने हेतु आवश्यक है। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, भारत जैसे पूरे देश को जानने हेतु आवश्यक है। भारत का इतिहास जो है वो काफ़ी समृद्ध और विस्तृत है डिस्टेंस, ये तो जानते ही हैं। किसी भी व्यक्ति हो गया, कोई अध्ययन, अगर अध्ययन की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर क्या पड़ जाएगा, तो अभी जितना भी अध्ययन आप करते हैं वो कम ही पड़ जाएगा। तो इतिहास काफ़ी समृद्ध एवं विस्तृत है। भारत के अतीत की जानकारी प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत को जानने से मिलती है, जबकि आधुनिक भारत को जानने के लिए औपनिवेश काल को जानना आवश्यक होगा। मतलब जैसे जब ब्रिटेन एक तरीके से जब कहा गया, ब्रिटेन हो गया, डच हो गया, फ्रांसी हो गया, जब ये बिजनेस वगैरह के लिए भारत में आए और भारत को धीरे धीरे फिर अपने में कब्जे में लिया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी आई ना, तो औपनिवेश काल को अगर जब देखते हैं तो वो आधुनिक काल के तहत धीरे धीरे क्या होता है, जुड़ता है। और भारत के अतीत की जानकारी अगर चाहिए आपको, तो प्राचीन इतिहास से महत्वपूर्ण रूप से चीज़ें मिलती हैं, बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें। और मध्यकालीन भारत को जानने से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ज्ञान में प्रसार होता है। ठीक है, तो मध्यकालीन इसीलिए देर से देखा जाए तो ये इंटर लेवल के साथ ही साथ जो ग्रेजुएशन लेवल के जब बच्चे जब पहुँचते हैं, तो उसमें बाकायदे बीए वगैरह में जब देखेंगे आप, तो वहाँ पर चलता भी है कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के नाम पर फिर यहाँ पर इतिहास का बंटवारा हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि भाई इनका ज्ञान नॉलेज भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। चलिए आइए, ये पेज हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक साथ ही साथ प्रश्नों के साथ साथ मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ आप लोग के साथ, जो नीचे आप लोग को दिख रहा है। औपनिवेशिक शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी? प्रश्न देखिए डिस्कशन ध्यान से, प्रश्नों को पहले पढ़ लिया करिए, प्रश्न पूछ क्या रहा है, उसमें मैटर हम लोग को क्या देना है, और किस प्रश्न में कितना लिखना है हम लोग को। लघु उत्तरी है, अति लघु उत्तरी है, दीर्घ उत्तरी है, बहुविकल्पी है। तो जैसे प्रश्न आपका पूछा जाए, उसी प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या किया जाए, उसमें उत्तर भी देना चाहिए। तो प्रश्न क्या है, औपनिवेशिक शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी? देखिए, औपनिवेशिक शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी, प्रश्न हम लोग का ये है। तो आइए बात करते हैं इसमें। औपनिवेशिक शासन के द्वारा अगर कहा जाए तो भू राजस्व व्यवस्था तथा अन्य कानूनों ने उच्च जातियों के अधिकारों को वैध मान्यता प्रदान की थी। ठीक है ना, औपनिवेशिक शासन के द्वारा ये बात किया गया था कि भू राजस्व व्यवस्था जो होगी, भू राजस्व व्यवस्था में और तथा अन्य कानूनों में क्या किया जाएगा, उच्च जातियों के अधिकारों को वैध मान्यता प्राप्त होगी। ठीक है, अब यह जातियां सामंती वर्गों के स्थान पर आधुनिक अर्थों में भूस्वामी बन गई। तो ये कहीं ना कहीं से जो था भू राजस्व व्यवस्था, ये औपनिवेशिक काल में इसी प्रकार से थी। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं यहाँ पर जो डिस्कशन आप लोग के साथ करने वाला था, ये देखिए एक नंबर दिख रहा है आप लोग को यहाँ पर स्क्रीन पर दोस्तों, ये नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर को मैं आप लोग को नोट करा दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए आप लोग। कब से तो आपके सामने ही है ये नंबर, 950 690 285 7। बहुत ही पॉपुलर नंबर एडिशन, 950 690 285 7। इसे उत्तर प्रदेश राज्य के साथ ही साथ बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तो इन 5-7 राज्यों में एडिशन एकदम पूरे घर घर में फैला दीजिए इस नंबर को, क्योंकि एडिशन बोर्ड की पूंगी बजाने वाला ये नंबर है। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है, इसी नंबर पर आप लोग को एक व्हाट्सएप मैसेज करना है, 950 690 285 7। उसके बाद जितनी एडिशंस महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी, व्यवस्थाएं होंगी, वो आप लोग इसको, इस चैनल का जो है वो उसे ज्वाइन कर सकते हैं और बेहतर तरीके से अपने नॉलेज को क्या है, और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ वगैरह रहेगा, लेक्चर वगैरह रहेगा, उसका नियमित तौर पर आप लोगों को लाभ भी भरपूर उठा सकते हैं। तो जल्दी जाइए, फटाक से इस नंबर का मैसेज कर दीजिए। अगर आप लोग को लंबा लग रहा है सेशन तो स्किप करिए, फिलहाल में रुकिए इसको, और इस नंबर के साथ अभी फिलहाल में जुड़िए। तब तक जाइए व्हाट्सएप मैसेज करिए, तुरंत रीडर तुरंत करिए, तुरंत करिए, तुरंत करिए। और फिर जब जुड़ जाइएगा तो उसके बाद फिर तो भरपूर जो होगा आप लोगों का डिस्कशन, जो भी सुझाव होगा उस पर भी आप लोगों के साथ मिलकर बेहतर तरीके से काम किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग। और जो नंबर एडिशन उसको खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी उससे लाभान्वित जरूर कीजिए।
तो डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 क्या हम लोग का है। सर्वेक्षण प्रणाली से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्वेक्षण प्रणाली के बारे में पूछा जा रहा है। तो सर्वेक्षण प्रणाली से आप क्या समझते हैं, ये हम लोग का क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 8। देखिए, बात हो रही है यहाँ पर सर्वेक्षण प्रणाली की। सर्वेक्षण प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है? निर्धारित प्रश्नों को अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में लोगों से पूछा जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है। सर्वेक्षण का मतलब होता है, जैसे कहा गया कि कोई एक प्रश्न लिया गया, कोई एक टॉपिक लिया गया, तो उसमें क्या किया जाता है, निर्धारित प्रश्न जो होते हैं उससे क्या किया जाता है, बड़ी संख्या में लोगों से पूछकर उसका फिर सर्वेक्षण किया जाता है, उसका एक एनालिसिस किया जाता है कि हाँ भैया, किस जो प्रश्न था तो उसमें किस पर कितने लोगों ने अपना मत बताया, कितने लोगों ने अपना विशेष रूप से मत उस पर प्रस्तुत किया। तो सर्वेक्षण प्रणाली के अंतर्गत मुख्य रूप से ये बातें होती हैं। तो सर्वेक्षण प्रणाली के अंतर्गत क्या बातें होती हैं कि निर्धारित प्रश्नों को अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में लोगों से पूछा जाता है, इसे ही हम लोग बोलते हैं सर्वेक्षण प्रणाली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों का। और बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस प्रश्नों की सीरीज में हम लोग आगे। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न संख्या हम लोग का क्या है, प्रश्न संख्या है 9। 9वां प्रश्न देखिए क्या डिस्टेंस आप लोगों का, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डिस्टेंस ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना जो है वो पूरी की पूरी बनी हुई है। और ये प्रश्न डिस्टेंस देख कर ही लगते हैं कि वो समझ लीजिए एकदम ए ग्रेड के हैं, और निश्चित तौर पर आप लोग को ये सभी जो प्रश्न होंगे लाभान्वित करेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की सीरीज में। नातेदारी के दृष्टि से देखा जाए अगर मुख्य रूप से, तो देखिए 2 प्रकार होते हैं। पहला अगर देखा जाए तो रक्त संबंधित नातेदारी होती है, दूसरा क्या होता है, विवाह संबंधित नातेदारी होती है। अब रक्त संबंधी नातेदारी का मतलब क्या होता है या विवाह संबंधी क्या होता है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, रक्त संबंधित अगर नातेदारी के बारे में बात करें, जैसे तो भाई बहन हो गए, ठीक है, भाई बहन हो गए, चाचा हो गए, ताऊ हो गए, बुआ हो गई, मौसी हो गई, तो ये सभी जो होते हैं डिस्टेंस वो मुख्य रूप से क्या होते हैं, ये रक्त संबंधित नातेदारी होती है। क्या होती है? रक्त संबंधी नातेदारी। जबकि यहाँ पर देखिए जो लिखा गया सेकंड बात है, यहाँ पर विवाह संबंधी नातेदारी के रूप में अगर देखा जाए तो विवाह संबंधी नातेदारी में क्या क्या आता है, जैसे क्या हो गया, पति पत्नी हो गए, पति पत्नी, बहनोई हो गए, दामाद हो गए, जीजा हो गए, फूफा हो गए, भाभी हो गई, तो ये सभी के सभी जो रिलेशन होते हैं रिलेशन आदि, इसमें तमाम ऐसी चीजें हैं जो शामिल की जाती हैं विवाह संबंधित नातेदारी। मतलब ये विवाह संपन्न जब होता है तो उसके बाद ये सभी जो होते हैं रिश्ते जुड़ते हैं मुख्य रूप से ना, पति पत्नी हो गया, बहनोई हो गया, दामाद हो गया, जीजा हो गया, फूफा हो गया, भाभी हो गया आदि, ये सभी जो होते हैं विवाह संबंधित नातेदारी होते हैं। तो देखिए, नातेदारी के प्रमुख रूप से 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन, रक्त संबंधित रिलेशन होता है और उसके साथ ही साथ जो होता है विवाह संबंधित। ठीक है ना, ये प्रश्न जो है आप लोगों का एग्जाम के दृष्टिकोण से डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो 10 पर ही नहीं करेंगे हम लोग बस, और आगे भी हम लोग करते रहेंगे ऐसे ही रेगुलर क्लासेज। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आकारिक तथा सामाजिक जनसांख्यिकी क्या है? आकारिक तथा सामाजिक जनसांख्यिकी क्या है? देखिए डिस्टेंस, यहाँ बात हो रहा है आकारिक जनसांख्यिकी। तो यहाँ पर देखिए, आकारिक जनसांख्यिकी या जनसंख्या का एक सांख्यिकी तथा परिणामात्मक विश्लेषण है। क्या है? परिणामात्मक विश्लेषण है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, परिणामात्मक विश्लेषण है, जिनमें जन्म की बात हो गई अगर, ठीक है, मृत्यु की बात हो गई, प्रवासन की बात हो गई, जनसंख्या की बात हो गई, जन्म मृत्यु प्रवासन जनसंख्या के आंकड़ों का मात्रात्मक अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है डिस्टेंस? मात्रात्मक अध्ययन किया जाता है। किसका मात्रात्मक अध्ययन? जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, प्रवासन हो गया, जनसंख्या के जितने भी आंकड़े होते हैं इनका मात्रात्मक अध्ययन किया जाता है। मात्रा के आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है, काउंटिंग किया जाता है, नंबर ऑफ कितने लोग हैं, नंबर ऑफ पीपल्स की बात होगी, नंबर ऑफ लोगों की बात होगी, जो भी पूरा का पूरा व्यवस्थाएं होंगी उनके बारे में बात हो गया। तथा सामाजिक जनसांख्यिकी में जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक तथा या राजनीतिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। एडिशन, ठीक है एडिशन, ये देखिए जनसंख्या के क्या है, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक पक्षों का भी अध्ययन किया जाता है। तो ये जो बातें होती है वो सामाजिक जनसांख्यिकी के अंदर आती है, और आकारिक के बारे में तो मैंने आप लोग को अभी ऊपर समझाया ही। तो एडिशन, ये प्रश्न संख्या हम लोग का 10 है। एडिशन, मैंने सामाजिक समाजशास्त्र के और अदर सब्जेक्ट के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर और भी दे रखे हैं। जब डीजे सर चलूंगा आप लोग पेज खोलेंगे तो वहां पर जब उसमें स्क्रॉल करेंगे तो आगे जब बढ़ेंगे तो प्लेलिस्ट मिलेगा आप लोग को। उस प्लेलिस्ट वाइज डिस्कशन अगर आप लोग देखेंगे वीडियो तो क्लास 10th के और क्लास 12th के मैंने बहुत सारे लेक्चर दे रखे हैं सब्जेक्ट वाइज, और क्लास 12th के जो
तो उनके डिस्टेंस देखिए क्या है, सभी सब्जेक्टों के जो बच्चे हैं उन पर क्लासेस नियमित तौर पर मिलते हैं इस चैनल पर, और रेगुलरली काम भी उन पर किया जाता है। तो आप लोग खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी लाभान्वित करिए। यदि आप लोग के संपर्क में साइंस साइड के फ्रेंड हैं या तो कॉमर्स साइड के फ्रेंड हैं, तो उन पर भी इस चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए। और यदि छोटे भाई बहन हैं जो क्लास 10th में पढ़ते हैं, तो उन पर भी इस चैनल का लिंक जो है उसे अपने उन पर ज़रूर शेयर कर दीजिए, ठीक है डिस्टेंस। और फटाक से कर दीजिए ताकि हम लोग डीजे सर चैनल के जो फैमिली मेम्बर हैं उनकी संख्या ब्राड हो सके, और बोर्ड एग्जामिनेशन के टॉपरों में कहीं ना कहीं से डीजे सर चैनल से स्टडी किए हुए विद्यार्थी जो हैं वो सामने निकल कर आए। तो ये तभी संभव होगा डिस्टेंस जब आप लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, डीजे सर का कहना है इस चैनल का लिंक जो है उसे शेयर करते रहना है, ठीक है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे, और आगे बढ़ने से पहले इसे आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा डिस्टेंस, क्योंकि शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग एंड केयरिंग। याद रखिएगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है डिस्टेंस वो शेयरिंग ही होता है। तो शेयर जरूर कर सकते हैं आप लोग, ये इतना आप लोग के हक में डिस्टेंस, जितना आप लोग के हक में उतना काम तो आप लोग कर ही सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। भारत में स्थापित परंपरागत ढांचे में क्या परिवर्तन हुआ? देखिए, स्थापित परंपरागत ढांचों में भारत में अगर देखा जाए तो क्या परिवर्तन देखने को मिला, इस पर बातें करेंगे हम लोग। देखिए, भारत में स्थापित परंपरागत ढांचे में परिवर्तन किया गया, जिसमें समानता की बात की गई, समानता के बारे में बात किया गया, और उसके साथ ही साथ स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया। समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया, तथा सार्वभौमिक मताधिकार हो गया। क्या हो गया? सार्वभौमिक मताधिकार हो गया, ठीक है ना। ये तीन हालांकि और भी महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, भारत में स्थापित परंपरागत ढांचे में परिवर्तन किया गया, इसमें क्या था? समानता को जोड़ा गया, स्वतंत्रता को जोड़ा गया, तथा सार्वभौमिक मताधिकार को जोड़ा गया, आदि को सम्मिलित किया गया है। साथ ही भारतीय समाज के आधुनिकीकरण हेतु प्रजातंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता आदि को सम्मिलित किया गया। देखिए, आधुनिकीकरण भी जरूरी है भाई, जाहिर सी बात है, चीज़ों को सीखते रहना चाहिए। अगर कोई मॉडर्न चीज़ें आ रही है, जैसे देखा जाए अभी हम ही लोग हैं, जैसे आप लोग स्टडी कर रहे हैं, तो पहले ऑफलाइन में कितनी ज़बरदस्त चीज़ें चल रही थी, लेकिन अब देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आया ना, लॉकडाउन में लोग फंस गए, परेशान हुए, तो बाद में क्या हुआ कि मोबाइलों से घर पढ़िए, घर पढ़ाई की जाएगी। यहाँ तक कि एलकेजी यूकेजी एक दो के बच्चों की भी स्थिति खराब हो गई थी कि उनके भी पेरेंट्स वगैरह मोबाइल को खरीदने के लिए परेशान थे। कितने लोगों ने मोबाइलों का समझ लीजिए स्टॉक ही खत्म हो गया था एकदम, एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या, डिस्टेंस की आधुनिकीकरण का बात हो गया, या परिस्थितियाँ जब है तो परिस्थितियों के अनुसार तो बदलना ही पड़ेगा। तो प्रजातंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता आदि को भी सम्मिलित किया गया इसमें, ठीक है ना। किसमें? स्थापित परंपरागत ढांचे में ये सभी परिवर्तन मूल रूप से किए गए, ठीक है ना। ये प्रश्न संख्या आप लोग का 11 है, और याद रखिएगा डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट को तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज का ही मैं आप लोग के साथ विशेष रूप से डिस्कशन करता हूँ। हालांकि मैं चैप्टर वाइज भी लेक्चर डिस्कशन दे स्टार्ट करूँगा, जैसा आप लोग का समर्थन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जिस भी टॉपिक पर आप लोग को डाउट रहता है डिस्कशन, क्योंकि समय जानते हैं कम रहता है, और अभी फिलहाल में जो है इस चैनल पर मेंबर भी कम है, तो इसीलिए क्या होता है कि वर्कलोड ज़्यादा है, और उसके साथ ही साथ और जानते हैं क्योंकि स्ट्रगल जोन में हम लोग का भी चैनल है। यदि आप लोग अब अभी इसी पर बेहतर तरीके से अब जब हमारे डिस्टेंस से स्टडी करने लगेंगे, और जब एक ब्रॉड लेवल पर ये चैनल निकल कर आएगा डिस्टेंस, तो बहुत ही और भी बेहतर तरीके से इससे पर व्यवस्थाएं जो होंगी आप लोग को मिलेंगी। जो फ्री लेक्चर आप लोग को पूरा दिया जा रहा है यूट्यूब पर, तो उसको प्रयास किया जाएगा कि वो और भी बेहतर तरीके से आप लोग को प्रोवाइड कराया जाए। लेकिन इसके लिए डिस्टेंस आप लोग को इस चैनल का समर्थन जरूर करना होगा, इतना काम तो आप लोग को करना ही होगा, और ये आप लोगों के हक में है। जो डिस्टेंस आप लोग के हक में है, जिसे आप कर सकते हैं, मैं उन्हीं कामों को आप लोग को दे रहा हूँ। चलिए, स्वतंत्रता के बाद भारत की कृषि में कौन कौन से मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण थे? ये भी देखिए डिस्टेंस बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि जानते हैं कि जब हम लोग का देश स्वतंत्र हुआ तो यहाँ की जनसंख्या तो थी ही, और बाहरी जनसंख्या भी यहाँ पर शामिल हो गई थी। तो जनसंख्या बढ़ गई, अचानक पॉपुलेशन बढ़ गया, और उस हिसाब से पैदावार ही नहीं हुई। तो जाहिर सी बात है कि कृषि पर भी बात करना स्वाभाविक है। जैसे देखते हैं आपकी योजना आयोग की जो बात होती है ना, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो किस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बात किया गया, क्यों जोड़ा गया, क्या लाया गया, इम्पॉइंट है ये आप लोग का, ठीक ना। पहला देखिए पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, भारत में कृषि पैदावार का कम होना। देखिए, कृषि के मुद्दे महत्वपूर्ण रूप से क्यों शामिल किए गए, या क्या आए निकल कर कि भारत में कृषि पैदावार क्या हो गया, डिस्टेंस कम हुआ। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण था कि कृषि के मुद्दों पर बात किया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या थी कि भारत का आयातित अनाज पर अधिक निर्भर होना। आयातित अनाज पर निर्भर होना भी क्या हो गया, याद हो।
कि वास्तव में यहाँ पर क्या है, काम करने की ज़रूरत है या कृषि पर भी मुख्य रूप से। तीसरी देखिए महत्वपूर्ण बात क्या थी, ग्रामीण जनसंख्या के एक बड़े भाग में गहन गरीबी का होना। देखिए ग्रामीण जनसंख्या के एक बड़े भाग में क्या हुआ, बड़े पैमाने पर गरीबी देखने को मिल रही है। ग्रामीण जनसंख्या के एक बड़े भाग में गहन गरीबी का होना भी जो था वो कहीं ना कहीं से स्वतंत्रता के बाद भारत कृषि में ये सभी मुद्दे जो है महत्वपूर्ण रूप से निकलकर सामने आए ना। ये प्रश्न संख्या आप लोग का 12 एडिशंस और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। चलिए बढ़ते हम लोग एडिशंस। मैंने बहुविकल्पी की भी महत्वपूर्ण सेशन दे रखे हैं और जल्दी मैं आप लोग को बहुविकल्पी सीरीज जो हो गया ऑब्जेक्टिव उनका ही मैं महामैराथन आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा और वो लंबा लेक्चर होगा हम लोग का और गजब का आनंद आएगा उसमें। तो ऐसे रेगुलरली क्लासेस में आप लोग को वैसे भी देता रहता हूँ एडिशंस, और भी जो मैं अभी कलेक्शन आप लोगों के लिए और भी बेहतर से बेहतर प्रश्नों का इकट्ठा कर रहा हूँ और निश्चित तौर पर मैं वो सभी के सभी जो प्रश्न होंगे आप लोग को लाभान्वित अवश्य करेंगे। प्रश्न 13 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 13वां हम लोग का प्रश्न क्या है, शोध कार्य में सार्वजनिक स्थान की भूमिका का क्या महत्व है। देखिए सार्वजनिक स्थान, शोध कार्य में क्या हो गया, सार्वजनिक स्थान की क्या भूमिका है, इसके बारे में हम लोग को इस प्रश्न में डिस्कशन करना है। देखिए शोध प्रक्रिया में क्या होता है, सार्वजनिक स्थान की भूमिका का विशेष महत्व है। सार्वजनिक स्थान की भूमिका का विशेष महत्व है किसमें, शोध प्रक्रिया में। किसमें, शोध प्रक्रिया में, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित लोगों से जानकारी एवं सूचना प्राप्त कर शोध कार्य पूरे किए जाते हैं। देखिए भाई जाहिर सी बात है, सार्वजनिक स्थान पर क्या होते हैं तो विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न समुदाय के लोग, विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न वर्ग के लोग, गरीब अमीर सभी किस्म सभी अनेक अनेक विचारधाराओं के लोग होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, जो जानकारियाँ मिलती हैं, हमें सूचनाएं मिलती हैं, वो कई प्रकार से मिलती हैं सार्वजनिक स्थानों पर। जिसमें क्या होता है, कोई भी अगर हम लोग कोई टॉपिक उठा रहे हैं, कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई एक ऐसा शोध कार्य कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो जिसे हम लोग कहते हैं एडिशंस की सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित होने से क्या होता है, जानकारी और सूचना पर विशेष रूप से लाभ अवश्य मिलता है। ठीक है, ये प्रश्न संख्या आप लोग का 13 हो जाएगा एडिशंस। और याद रखिएगा ये सभी के सभी जो प्रश्न हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में है एडिशंस, और निश्चित तौर पर आप लोगों को लाभान्वित करने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, बिल्कुल भी मैं उन प्रश्नों का डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ नहीं कर रहा हूँ जो कि आप लोगों के लिए लाभकारी नहीं है। फिलहाल मैं डिस्कशन से और टॉपिक वाइज ही बात कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर भी रहता है। और यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सभी के सभी आए हुए प्रश्न डिस्कशन और आगे भी आने की संभावना बनी हुई है। सामाजिक आंदोलन के प्रमुख लक्षण क्या हैं। सामाजिक आंदोलन के प्रमुख लक्षण के बारे में बताना है, लिखना है हम लोग को। देखिए सापेक्षिक वंचन सामाजिक आंदोलन का प्रमुख सिद्धांत। देखिए सापेक्षिक वंचन ये जो होता है एडिशंस, वो क्या होता है, सामाजिक आंदोलन का जो होता है वो प्रमुख सिद्धांतों में एक है। ठीक है ना। और दूसरी जो महत्व आगे जब हम लोग बढ़ते हैं इसमें, तो देखिए क्या है यहाँ पर, जब प्रश्नों की सीरीज में, तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ, सामाजिक संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब एक सामाजिक समूह यह महसूस करता है कि वह अपने आसपास के अन्य लोगों से निम्न स्थिति में है। देखिए अपने अन्य लोगों से निम्न स्थिति में है। सामाजिक आंदोलन तब यहाँ पर देखिए निम्न स्थिति में है। यह सिद्धांत सामाजिक आंदोलन में मनोवैज्ञानिक भूमिका पर बल देता है। भाई जाहिर सी बात है, जैसे कहते हैं हम लोग, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र, तो जैसे कहा गया कि संविधान में जोड़ा गया कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जोड़ा कि नहीं, इन समुदाय के लोग कमज़ोर हैं या ये चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, ये व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो कैसे उन तक मिलेगी। तो कहा गया कि इनको आरक्षण की बात किया जाए, इनको ये व्यवस्थाएं दी जाए, इनको वो व्यवस्थाएं दी जाए। तो इनको जोड़ा गया अन्य लोगों से निम्न स्थिति में हैं, तो उनके अंदर ये बातें जब आती हैं निकल कर समाज में, वो चाहे किसी भी काम को लेकर, किसी भी एक्टिविटी को लेकर या किसी भी पार्टिकुलर कोई इवेंट्स, कोई घटना को ही लेकर हो, तो उसमें क्या होता है, वो एक तरीके से लोग क्या होते हैं, अपने आप को असहज महसूस करने लगते हैं, निम्न स्थिति में अपने आप को पाने लगते हैं। तो निश्चित तौर पर क्या होता है, उसका प्रभाव देखने को मिलता है और सभी लोग जो होते हैं वो इसके प्रति जो होते हैं आवाज़ अनिवार्य रूप से उठाते हैं। ठीक है, और सामूहिक रूप से मिलकर जब सभी लोग आवाज़ उठाते हैं तब उसको मोटिवेशन मुख्य रूप से और भी बल मिलता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ पर और प्रश्नों की सीरीज में देखते देखिए हम लोग का ये अंतिम सीरीज पर हम लोग आ गए अपने आज के इस सेशन के। सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन की बात हो रही है, तो सामाजिक परिवर्तन वह अवधारणा है जिसका संबंध किसी भी परिवर्तन से है तथा जिसका प्रभाव समाज पर निश्चित रूप से पड़ता है।
सामाजिक परिवर्तन क्या डिस्टेंस जिसका संबंध किस, तो डिस्टेंस यहाँ पर देखिए क्या है कि सामाजिक परिवर्तन वह उदाहरण है जिसका संबंध क्या होता है किसी परिवर्तन से तथा जिसका प्रभाव समाज पर निश्चित रूप से पड़ता है। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? समाज में भी जाहिर सी बात है, देखते हैं हम लोग कि परिवर्तन निश्चित तौर पर देखने को मिलता है, चाहे वो पहनावा ओढ़ावा हो गया, रहन सहन हो गया, संस्कृति की बात हो गई। क्योंकि देखते हैं जानते हैं कि यहाँ पर जैसे पश्चिमी सभ्यता हो गई, पूर्वी सभ्यता हो गई, तो एक कंट्री से लोग दूसरे कंट्री में आ जा रहे हैं, तो लोगों के सामानों का आयात निर्यात हो रहा है, तो एक जगह से दूसरी जगह संस्कृतियाँ भी जा रही हैं आ रही हैं, तो वहाँ पर सामाजिक परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। मतलब तमाम जैसे पहनावा ओढ़ावा रहन सहन पूरा मतलब वेशभूषा पूरा ओवरऑल बात करें मॉडिफिकेशंस, तो सामाजिक परिवर्तन क्या करता है, प्रभावित करता है सभी लोगों को, जिसका संबंध किसी भी परिवर्तन से तथा जिसका प्रभाव समाज पर निश्चित तौर पर पड़ता है। चाहे कोई कितना मतलब इस पर जिद करे नहीं ये चीज़ें नहीं है, हम लोग के यहाँ भी ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है, तो निश्चित तौर पर ये होता है। ठीक है, जैसे देखिए नंबर एक बार मैं फिर से आप लोग को बता दे रहा हूँ, ये नंबर दिख रहे हैं आप लोगों की स्क्रीन पर 950 690 257। तो इस नंबर का खुद भी लाभ उठाइए, लोगों को भी इससे लाभान्वित कीजिए। और कुछ भी नहीं, 10th और 12th के जो भी बच्चे हैं उनका डिस्टेंस उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये नंबर, और क्लास 9th और 11th के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पर देखा जाए तो बोर्ड की पूंगी बनाने वाला है चैनल डिस्टेंस जिसका नाम है डीजे सर। तो क्लास 10th और 12th के जो बच्चे हैं डिस्टेंस, इस चैनल का लिंक जो है उसे आग की तरह एकदम फैला दीजिए, क्योंकि याद रखिएगा डीजे सर का कहना है इस चैनल का लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। अब की बार बोर्ड परिवार, अब की बार बोर्ड परिवार इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी डिस्टेंस जब आप सभी लोगों का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। और आप लोगों का सहयोग डिस्टेंस बस कुछ भी नहीं करना, आप लोगों को इस क्लास का जो लिंक है कोई भी लेक्चर जो रहता है तो उसे अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए, और जो मैं नंबर दे रखा है उसका भी भरपूर लाभ उठाइए। और प्ले लिस्ट वाइज डिस्टेंस यदि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और उसके साथ ही साथ अर्थशास्त्र के हैं, और हिस्ट्री की बात हो गई, इकोनॉमिक्स की बात हो गई, और उसके साथ ही साथ सिविक्स की बात हो गई। सिविक्स के तो समझ लीजिए डिस्टेंस, ये जो चैनल है सिविक्स के विषय के लिए तो समझ लीजिए जान है। सिविक्स का सबसे फेवरेट चैनल अगर डिस्टेंस यूट्यूब का है तो वो डीजे सर ही है। तो खुद भी लाभ उठाइए, लोगों को भी लाभान्वित कीजिए इससे, क्योंकि और साथ ही साथ पूरा डिटेल में बात करने वाला चैनल डिस्टेंस। ऐसा नहीं कि कोई फर्जी मनमानी तरीके से बात होता है इस पर कि नहीं हाँ ये ऐसे पढ़ लो वैसे पढ़, ऐसी बातें नहीं होती हैं। जितना मैं आप लोगों को मतलब जितना मेरे पास चीज़ें रहती हैं, अवेलेबल रहती है व्यवस्था है, मैं उन सभी को आप सभी लोगों के पास तक पहुंचाने का हर हाल में प्रयास अवश्य करता हूं। और मैंने मैक्सिमम चीज़ें पहुंचाई, वीडियो से इसका प्रमाण भी है, आप जाकर देख सकते हैं इस चैनल पर। इस चैनल पर टोटल जो वीडियोज़ हैं वो लगभग समझ लीजिए कि 1000 के करीब पहुंचने वाले हैं। लगभग 900 सवा 950 960-70 वीडियोज़ हो चुके हैं। जल्दी हम लोग 1000 का जो है लिंक वो पा जाएंगे। तो आप लोगों के सपोर्ट की वजह से डिस्टेंस मनोबल मिलता है। और यदि आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और चैनल पर नए होने पर सब्सक्राइब करते हैं डिस्टेंस, तो उससे समझ लीजिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरनल मोटिवेशन मिलता है। यदि आप किसी भी पार्टिकुलरली मान लीजिए लाइक कर देते हैं या शेयर कर देते हैं डिस्टेंस, तो शेयर करते हैं तो आप लोग समझ लीजिए कि किसी को अगर अच्छी चीज़ें भेज रहे हैं तो उसके बदले भी रिटर्न में आप लोगों को भी अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। और डिस्टेंस से यदि शेयर लाइक करते हैं तो उससे एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरा ये कंटेंट था तो मेरे इतने विद्यार्थियों को पसंद आया। नहीं तो उसके अलावा तो स्टडी तो कर लेते हैं बच्चे, बहुत सी चीज़ें बातें आती हैं, लेकिन यदि लाइक का रेशियो अगर देखते हैं, लाइक से कोई प्रॉफिट नहीं है डिस्टेंस, ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आप अगर लाइक का बटन दबाते हैं तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को अमाउंट पेमेंट करना होगा या बहुत बड़ा आपका नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल भी आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। और इसे शेयर करने का भी पैसा नहीं है, कुछ एमबी खर्च करके आप लोगों के पास डिस्टेंस इतना महत्वपूर्ण लेक्चर पहुंच रहा है, और वो भी इतने महत्वपूर्ण सिचुएशन में, रात्रि के समयों में देखा जाए तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए टाइमिंग। और क्लासेस जो होते हैं डिस्टेंस रेगुलरली जो होते हैं वो तो लेने का पूरा का पूरा प्रयास किया जाता है कि रेगुलरली आप लोग क्लासेस मिले, और कोशिश किया जाएगा कि जल्दी से आप लोगों को रेगुलरली क्लासेस मिले। लेकिन मैंने ऑलरेडी डिस्टेंस समाजशास्त्र के, सिविक्स के या अदर सब्जेक्ट के जो है वो बहुत सारे लेक्चर दे रखे हैं, उसे एकदम खुद भी देखिए और उसे एकदम आग की तरह डिस्टेंस पूरे अपने फ्रेंडों में फैला दीजिए। और क्लास 10th के बच्चे हों चाहे वो 12th के बच्चे हों, सभी के लिए ज्ञान की पूंगी बजाने वाला जो चैनल है डिस्टेंस, उसका नाम है डीजे सर। तो इसका खुद भी लाभ उठाइए और सभी को लाभान्वित कीजिए। और इसे याद रखिएगा, चलते चलते मेरी एक बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना।
तो जल्दी मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।